Good morning, everyone. Am I audible? Okay. Because we were doing this Kramer's rule, right? Kramer's rule हमने किया था and उसमें देखा कि थ्री इक्वेशन सिस्टम के लिए x क्या आएगा डेल्टा x बाय डेल्टा, y क्या आएगा डेल्टा y बाय डेल्टा, देन z क्या आएगा डेल्टा z बाय डेल्टा, राइट? x will be delta x by delta, y will be delta y by delta, and z will be delta z by delta. Where delta x delta y delta z क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। तो एक बार जल्दी से लिख लेते हैं क्या था। a1x plus b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। ये तीन इक्वेशंस हैं, अपने को x y z निकालना है। So we will define delta as this coefficient matrix का determinant a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। एंड डेल्टा एक्स इज, तो ये जो a वाले कोफिशिएंट्स है इनको we will replace by these constants d1 d2 d3। तो ये जो कॉलम आया तो it will be d1 d2 d3, then b1 b2 b3, then c1 c2 c3। Similarly delta y will be y delta y, तो ये जो b1 b2 b3 है इनको we will replace by d1 d2 d3। तो a1 a2 a3 d1 d2 d3 and c1 c2 c3। Similarly for delta z we will replace the coefficients of z, that is c1 c2 c3, by the constants d1 d2 d3। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 and this d1 d2 d3 ये आ गया। and इसके बाद we can say that x is delta x by delta, y is delta y by delta, and z is delta z by delta, right? इतना हमने पढ़ा, ये क्रेमर्स रूल ना, ये क्रेमर्स रूल। अब क्रेमर्स रूल में सब कुछ सही है अगर डेल्टा नॉट जीरो है। अगर डेल्टा नॉट जीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वी विल हैव सम फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बट अगर यहाँ पे डेल्टा जीरो हो जाए तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो वही चीज देखते हैं अभी। तो अगर वी हैव डेल्टा नॉट जीरो, if we have delta not zero, just a second। So if we have delta not zero, then there will be unique solution, right? Unique solution. So we will say that the system is consistent system, right? Consistent system, consistent system। एंड इसमें भी दो केस बनेंगे कि भाई अगर डेल्टा वन इक्वल टू डेल्टा टू इक्वल टू डेल्टा थ्री इक्वल टू जीरो है तो वी विल से एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, तो वी विल से कि ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि एक्स वाई जेड तीनों जब जीरो आ जाए, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ जाए उसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। बस इतना सा सिंपल है। एंड बाकी दूसरा केस फिर ये कि डेल्टा वन इज
at least one of these is not zero. At least one of delta 1 delta 2, this delta x delta y delta z, delta x delta y delta z, delta x delta y delta z is not equal to 0. So we will say non-trivial solution. Non-trivial solution. ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली ट्रिवियल सॉल्यूशन है जब एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ जाए, उसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिवियल, TRIVIAL, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक, अब लेट्स सपोज डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा 0 है एंड डेल्टा 0 है तो दो अपने केसेस बनेंगे। इफ डेल्टा इज 0 तो एक केस कि एटलीस्ट वन ऑफ delta x, delta y, delta z is not equal to 0, then in that case we will say no solution. No solution. Inconsistent system. Inconsistent system. Inconsistent system, ठीक है, inconsistent system। बट अगर डेल्टा 0 है एंड डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z भी 0 है, डेल्टा 0 है एंड डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z भी 0 है, तीनों 0 है, तो इसमें दो केस बनेंगे। या तो नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। या तो नो सॉल्यूशन वाला या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अभी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कब आएगा देखते हैं। तो यहाँ पे ये लिखो, थोड़ा सा अपने को यहाँ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। हमें क्या करना होगा, फाइंड the cofactors of delta, find the cofactors of delta। ठीक है, find the cofactors of delta। now if at least one of the cofactors, if at least one of the cofactors is non-zero, then the system has infinitely many solutions। The system has infinitely many solutions। ठीक है, और अब अगर ऐसा भी नहीं होता, जैसे हमने क्या किया कि डेल्टा के सारे कोफैक्टर्स निकाल ले एंड उनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, वी विल से कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। बट अगर मान लो लेट्स सपोज सारे जीरो आ गए, फिर सारे जीरो आ गए, क्या हम उसको नो सॉल्यूशन में डाल देंगे? नहीं, अभी फर्दर थोड़ा और चेक करना पड़ेगा। एक पॉइंट है कि if at least one of the cofactor is non-zero तो infinitely many solution। दूसरा, if all the cofactors of delta are zero, then find the cofactors of
डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड। फर्दर हमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के कोफैक्टर्स निकालने होंगे। एंड इफ ऑल द कोफैक्टर, अब ये डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के कोफैक्टर्स निकाल ले। इफ ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ delta x, delta y, delta z are zero, then the system has infinitely many solutions. Has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. तो देखो समझ आया ना कि इसमें क्या करना है अपने को। अगर तीनों डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड जीरो है, डेल्टा जीरो है, एंड फर्दर ये तीनों जीरो है, तो उसमें अपने को पहले तो कोफैक्टर्स निकालने हैं किसके, डेल्टा के। अगर सारे कोफैक्टर्स डेल्टा के जीरो आते हैं, सारे कोफैक्टर्स, वो सॉरी, एटलीस्ट वन ऑफ द कोफैक्टर इज नॉन जीरो, एटलीस्ट कम से कम एक कोफैक्टर, अगर एक भी कोफैक्टर हमें नॉन जीरो मिल गया, हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। बट इफ सारे कोफैक्टर जीरो आते हैं तो हम डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के कोफैक्टर्स निकालेंगे। एंड उसमें अब अगर सारे कोफैक्टर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड के जीरो आते हैं तो भी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अपने को यहाँ इस केस में कैलकुलेशंस हो जाती है। ये लिख लो एक बार, ये फ्लो चार्ट बना लो जल्दी से। अब नो सॉल्यूशन मतलब भाई इनकंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक, कंसिस्टेंट सिस्टम। व्हाट इज ट्रिवियल? ट्रिवियल मींस जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो एज एन जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो, मतलब एक्स वाई जेड तीनों जीरो आ जाए, जितने भी वेरिएबल्स हैं अपने सबकी वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो आता है, जो हमारे वेरिएबल है उनकी वैल्यू एक भी सॉल्यूशन, एक भी नॉन जीरो आएगा तो हम बोलेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जब सारे के सारे जीरो आएंगे, जब सब हर वेरिएबल की वैल्यू जीरो आएगी तो ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे।
ठीक है, अब इसमें ना एक स्पेशल केस है, जब ये हो गया ना सबका, होमोजेनस सिस्टम, होमोजेनस लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनस पढ़ा होगा ना क्या होता? सेम डिग्री। तो होमोजेनस कब बनेगा ये? बेसिकली जब अपना ये जो D1 D2 D3 है ये सब जीरो हो जाए। तो जब ऐसा होमोजेनस सिस्टम अपने को मिलता है, मतलब जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो जीरो होंगे, तो ये होमोजेनस सिस्टम मिलेगा, होमोजेनस सिस्टम मिलेगा ये अपने को, हाँ। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखो तो ओरिजिन is a solution always, whatever be the value of a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, origin will always be the solution for this, getting? origin 0 0 0 x इक्वल x y z तीनों जीरो इसको सेटिस्फाई करेंगे ही हमेशा। तो ये कंसिस्टेंट तो हमेशा ही होगा, कंसिस्टेंट तो हमेशा ही होगा, राइट? So this is always consistent. Origin will always satisfy this. Origin 0 0 0 will always satisfy this. So this will always be consistent. Always consistent. Always consistent. Always consistent. Huh? As origin will always satisfy this. हाँ, और consistent तो हमेशा ही होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक बस प्रॉब्लम है कि अगर मान लो, देखो कंसिस्टेंट तो ये खैर हमेशा ही होगा, 0 0 0 तो जाएगा ही, बट इफ अब इसमें दो केस बन सकते हैं फिर भी, कि भाई अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, सॉरी इसको ऐसा कर सकते हैं कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। अगर अपने पास ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा बताओ, क्या लगता है आपको? पैरेलल प्लेन्स, x इक्वल टू y। अच्छा चलो ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, देखो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ऐसा लिखो। अब इसमें सोचो कि यहाँ पे D1 D2 D3 तो जीरो है ना, D1 D2 D3 तो जीरो है, तो यहाँ पे मैं अगर देखूं तो डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z जीरो है, यस।
डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो है इनका, है ना, D1 D2 D3 जीरो है। अब ये अगर जीरो है और अगर मान लो लेट्स सपोज ये जीरो है, अब अगर डेल्टा नॉट जीरो हुआ तो क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा, वो तो होगा ही डेल्टा नॉट जीरो। बट अगर डेल्टा जीरो हो गया तो, और ये डेल्टा जीरो कब होगा, क्या इस केस में डेल्टा जीरो हो जाएगा, कोई एक रो या कोई एक कॉलम डेल्टा का सेम बन जाए या प्रोपोर्शनल हो जाए, वही चीज मैंने लिखी थी। और अगर डेल्टा जीरो हो जाए तो क्या सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा, बट देयर विल बी केसेस कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, गेटिंग, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अराइज हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस अराइज हो सकता है। एक्चुअली में वो वही चीज है, इतना हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, चलो इसको, आपको आई गेस अभी समझ आ रहा होगा कि अगर ये प्रोपोर्शनल हो गए तो वो कोइंसिडेंट प्लेन्स ना निकल आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अब ऐसे जाएगा कि एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस, अब फिर बाकी सब कैलकुलेशंस ऐसी ही हैं, ठीक है, इसको अपने को ज्यादा मैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, बस इसमें एक चीज ध्यान रखो, जैसे बाकी चीजें तो वही सेम ही रहेंगी जो जो हमने यहाँ पे अप्लाई की, वही बिल्कुल एकदम वैसा ही। बस इसको ये ध्यान रखो ये कंसिस्टेंट हमेशा होगा, बाकी चीजें एकदम जैसे इसकी थी नॉर्मल जनरल, वैसा ही इसका भी सब कैलकुलेशंस है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट तो हमेशा होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन तो इसको हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक है, बस इसको ध्यान रखो, कुछ इसमें खास इसी से क्वेश्चंस आएंगे सारे, ये जो फ्लो चार्ट है ना, जेई की मैं बात कर रहा हूँ, जेई में घुमा फिरा के बस इससे देंगे, ये फ्लो चार्ट आपको ध्यान है तो सब सारे हो जाएंगे। ठीक है, डन। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, एक प्लस असतं सोडवायला काहीतरी एका पत्त्याला दारात आला असतात सोपा हवा जस्ट अ सेकंड, ऐसा लिखो, फॉर व्हाट वैल्यूज of P and Q, the system of equations 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 4, has first part unique solution, यूनिक सॉल्यूशन। बताओ, फाइन, जल्दी आंसर बताओ।
No, Aman, not correct. यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब डेल्टा क्या नॉट जीरो ना, बस डेल्टा नॉट जीरो। तो डेल्टा निकालो ना, पी और क्यू के टर्म्स में आएगा, डेल्टा निकालो इसको जल्दी से। क्या आया? 211 पी 216 Q3। डेल्टा क्या आया इसका, जल्दी बताओ। पी क्यू के टर्म्स में आएगा, क्या आएगा? पी क्यू माइनस 2P माइनस 3Q माइनस 4, नहीं ये सही नहीं। पी क्यू माइनस 4Q माइनस 3P, गलत कर रहे हो, कुछ तो गलत कर रहे हो। ये ईशान का ये फर्स्ट 3 टर्म सही है, सर्वेश का लास्ट टर्म सही है। देखो ये आएगा एक्चुअली में, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ध्यान से देखना। पी क्यू माइनस 2Q माइनस 3P प्लस 6, है ना, यही आएगा। तो इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, तो ये आएगा, देखो ध्यान से, P माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, P माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, P माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3। तो क्या बोल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ P एंड Q। तो बेसिकली फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल, this will have this will have unique solution for all real values of P and Q, for all real values of P and Q except for P is equal to 2 or Q is and Q is equal to 3, P is equal to 2 and Q is equal to 3। P is equal to 2 और Q and Q is equal to 3 को छोड़ करके बाकी P और Q की कोई भी वैल्यूज रखो, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, राइट? सही है। इसी का सेकंड पार्ट करो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए अपने को? देखो, एक तो डेल्टा जीरो होना चाहिए सबसे पहले, तो है ना, डेल्टा जीरो होना चाहिए नो सॉल्यूशन के लिए। एक तो सबसे पहले तो डेल्टा जीरो होना चाहिए। डेल्टा जीरो होने के लिए या तो P इक्वल टू 2 हो जाए, Q इक्वल टू 3 हो जाए। कोई भी एक हो तो चलेगा, कोई भी एक हो तो चलेगा। अब इसमें डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, अब इसमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो। एटलीस्ट, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट जीरो, तो हम क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, राइट? एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट जीरो। तो डेल्टा एक्स एक बार निकाल लेंगे। डेल्टा एक्स क्या आएगा? 854 P21 6Q3। ये क्या आ रहा है? सॉल्व करके कितना आ रहा है? कितना आ रहा है पी क्यू के टर्म्स में? क्या रहा है? 4PQ -15P -8Q +30। और भी कोई कंफर्म करो, सेम ही आ रहा है क्या? ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, ये आ गया अपना। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं क्या? 4Q कॉमन लिया तो P-2 इसमें, एंड -15 कॉमन लिया तो P-2, तो P-2 इंटू 4Q-15, ये आ गया, राइट? ये आ गया P-2 इंटू 4Q-15। नाउ डेल्टा वाई निकालो। डेल्टा वाई क्या आ रहा है? जल्दी से डेल्टा वाई। 211,854,6Q3। डेल्टा वाई कितना आ रहा है वो? जल्दी बताओ। Zero, irrespective of what Q is, huh? Zero, confirm.
ठीक है, और डेल्टा जेड, जल्दी से डेल्टा जेड बताओ। डेल्टा जेड 211 P21854, डेल्टा जेड कितना? 8 - 4 P, P - 2, क्या आ रहा है? कंफर्म करो भाई। 8 - 5, 2 × 8 - 5, 3 minus P into 4 - 5 plus 8 into 1 - 2, so P - 2 आ रहा है ना, P - 2। ठीक है, तो डेल्टा जेड आ गया P - 2, P - 2। अब ध्यान से देखो, नो सॉल्यूशन के लिए अपने को क्या चाहिए कि अगर डेल्टा जीरो है एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट जीरो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट जीरो, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इफ यहाँ पे P नॉट इक्वल टू 2 हो जाए, देखो अगर P नॉट इक्वल टू 2 हो जाए तो ये जीरो नहीं होगा। P नॉट इक्वल टू 2 हो जाए तो ये जीरो नहीं होगा। तो एक तो आंसर है कि भाई P नॉट इक्वल टू 2। गेटिंग? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो सबको जीरो होना पड़ेगा ना पहले। तो एक तो P नॉट इक्वल टू 2, और साथ ही में अब Q की कुछ भी वैल्यू होती रहे, P नॉट इक्वल टू 2 है तो नो सॉल्यूशन नहीं आएगा, क्योंकि ये नॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये Q इक्वल टू 15/4 के करस्पॉन्डिंग ये जीरो हो सकता है। Q इक्वल टू 15/4 के करस्पॉन्डिंग, यार ये कंफर्म करो, ये 4Q - 15 ही है, ये 3 है इधर। ये सही आ रहा है ना? ये 4Q नहीं लग रहा मेरे को, यहाँ 3 आना चाहिए आई गेस। ये 5 तो नहीं है? 5Q - 15, ये ठीक है ना? यहाँ पे ये देखो बस 4PQ, इधर ये 4 ही है कि 5 है? फोर ही है, कंफर्म है? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब Q की वैल्यू अगर 15/4 हो भी गई तो ये तो जीरो हो जाएगा, बट ये तो फिर भी नॉन जीरो ही रहेगा। तो P नॉट इक्वल टू 2 बस, और Q की कुछ भी वैल्यू हो जाए, Q की कुछ भी वैल्यू हो जाए, बट यहाँ पे एक्चुअली में अगर मैं Q की कुछ भी वैल्यू रख दूंगा, तो ध्यान से देखो, ये जो P नॉट इक्वल टू 2 लेकर चल रहे हैं, ये तो रखना पड़ेगा ना अपने को। डेल्टा, अगर P नॉट इक्वल टू 2 मैंने ले लिया कि भाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से एटलीस्ट एक कोई वो मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया P नॉट इक्वल टू 2। बट P नॉट इक्वल टू 2 के लिए डेल्टा जीरो नहीं आएगा, तो उसके लिए Q को 3 होना ही पड़ेगा। तो P नॉट इक्वल टू 2 एंड Q इक्वल टू 3, ये आंसर। गेटिंग? सही है क्या?
एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर क्या बताओगे फिर? थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए अपने को? सब जीरो हो जाए, सब जीरो हो जाए, तो P इक्वल टू 2। और Q, Q कुछ भी होता रहे, एक बार P इक्वल टू 2 हो गया फिर तो सब जीरो हो ही जाएंगे, है ना? डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z, Q एनी रियल वैल्यू, बस P इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। देखो P इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग P को तो 2 होना ही पड़ेगा, तभी सब जीरो होंगे। लास्ट वाला तो जीरो होगा, P इक्वल टू 2 पे ही सिर्फ ना। तो Q एनी रियल वैल्यू, Q बिलोंग्स टू R। डन। ओके, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये सॉल्व करने का एक तो हमने तरीका देखा कि भाई क्रेमर्स रूल, ठीक है। दूसरा मेथड इज यूजिंग इनवर्स, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये कैसे होगा? देखो बहुत ही आसान है, यूजिंग इनवर्स। This, let's suppose we have this a11 x1 plus a12 x2 plus so on up to a1n xn is equal to, let's suppose, b1, and a21 x1 plus a22 x2 and so on up to a2n xn is equal to b2, and so on till an1 x1 plus an2 x2 and so on till ann xn is equal to bn, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैं तीन मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू डिफाइन थ्री मैट्रिसेस। फर्स्ट मैट्रिक्स A, which is a11 a12 and so on up to a1n, a21 a22 and so on up to a2n, and an1 an2 and so on up to ann। ये एक मैट्रिक्स में डिफाइन कर रहा हूँ x इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है। और एक और मैट्रिक्स में डिफाइन कर रहा हूँ, एक और कॉलम मैट्रिक्स
which is equal to b1 b2 and so on till bn। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आ गया। तो ax, अगर आप ध्यान से देखो, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? ax इज इक्वल टू बी। सोचो, अगर मैं a और x को मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा? एक ये क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है, और ये n क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। तो ax क्या आएगा? दैट विल बी अ, ये देखो ये सेम है, तो n क्रॉस 1 मैट्रिक्स आएगा ax, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? देखो मल्टीप्लाई करके सोचो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम, एक ही कॉलम है खैर। दैट विल बी a11 x1 plus a12 x2 and so on till a1n xn, then a21 x1 plus a22 x2 and so on till a2n xn, और ऐसे करते करते an1 x1 till ann xn। ठीक है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स आया इज इक्वल टू बी। तो देखो वही इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना अपने पास, राइट? गेटिंग? तो मैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ। मैं 3 मैट्रिक्स डिफाइन कर दिए। ये एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, a x एक कॉलम मैट्रिक्स है एंड b एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं ax इज इक्वल टू b इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। करेक्ट? यस और नो? सही है क्या? ओके, तो यहाँ पे तो वी हैव ax इज इक्वल टू b। अपने को क्या निकालना है? अपने को x निकालना है, राइट? अपने को x1 x2 x3 यही तो निकालने हैं। तो मतलब x मैट्रिक्स निकालना है। सो फ्रॉम हेयर आई कैन से दैट x इज इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स का प्री मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो बस a इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, b कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉलम मैट्रिक्स आएगा और वो x के इक्वल है। वहां से x1 x2 x3 की वैल्यू आ जाएगी। बस सीधा सीधा ये करके आंसर। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी? अगर ए इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता। इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा? जब डेल्टा ए का क्या होगा? 0। गेटिंग? राइट? तो यहाँ पे दो केसेस बनते हैं अपने पास कि इफ डेल्टा डिटर्मिनेंट ए इज नॉट 0, तब तो भाई सीधा सीधा है यूनिक सॉल्यूशन। हाँ, यूनिक सॉल्यूशन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो क्या? अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो क्या करेंगे? तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशंस हैं, एक बार लिख लेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाए तो अपने को कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ए इंटू बी। एडजॉइंट ए इंटू बी। अब अगर ये आता है नल मैट्रिक्स, अब अगर ये आता है नल मैट्रिक्स, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। एंड अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट अ नल मैट्रिक्स, is not a null matrix, so this will have no solutions। inconsistent हो जाएगा, inconsistent system, inconsistent system, no solution। देखिए ये याद रखो, इसमें वो आपको क्रेमर्स रूल से करना है तो वो कर सकते हैं, इसके हेल्प से करना है तो ये कर सकते हैं। दोनों है एक ही चीज, बस इसमें थोड़ा सा मैट्रिक्स का यूज कर लिया। वहां पे हम मैट्रिक्स को लेकर के सोच ही नहीं रहे थे प्रॉपर, हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट की हेल्प ली है। ये जो रिजल्ट्स है ना, ये जो कि ये कंडीशंस हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करोगे, ये वही रिजल्ट्स हैं जो हमने वहां पे किए, बस अलग तरीके से लिखे हुए, ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हुए।
ठीक है, डन। अब इसी को सॉल्व करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, मतलब वो गॉसियन मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, बहुत वेज हैं, बट वी वोंट स्टडी देम। वो बस बुक्स में आपको मिलेंगे तो, बट उसका कभी यूज नहीं होता, इतना कॉम्प्लिकेटेड कभी आया ही नहीं है जेई में, तो उसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, तो बस बेसिक्स पर स्टिक करेंगे, वो सब पढ़ना नहीं, ठीक है। बुक्स में मिलेगा, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मेथड, रैंक मेथड, ये सब आता है, जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है। लिख लो जल्दी से। हो गया। ओके, क्वेश्चन लिखो। जरूरी नहीं कि इससे ही करना है अपने को, कुछ भी मेथड से कर सकते हो, या तो क्रेमर से, या जो अभी किया उससे। ये बहुत ही रेयर यूज होता है, क्रेमर से लगता है, ठीक है, अधिकतर क्वेश्चन में, तो ज्यादा अपने टेंशन नहीं लेनी। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y प्लस kz इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस y प्लस z इक्वल टू 0, ठीक है। if this system of equation if the system of equations have a set of non-zero integral solutions, then find find the smallest positive value of k. No, sorry, not k, z. Positive, possible smallest positive value of z.
जी आया कुछ? ये स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इफ द सिस्टम, पहली बात तो सबसे ठीक है, ईशान करेक्ट, सही आंसर, गुड। ये स्टेटमेंट पहले सबसे तो देखो, अगर आप तो ये एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ना? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा, 0 0 0, राइट? वो रीजन तो हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, अब 0 0 0 तो इसको सेटिस्फाई कर ही रहा है, उसके साथ में एक नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन भी है। अगर आपको ध्यान हो, किसी भी ये लीनियर सिस्टम का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो या तो 1 होगा, या इनफाइनाइट होगा, या नो होगा, नो सॉल्यूशन, राइट? या तो नो सॉल्यूशन, या 1 सॉल्यूशन, या इनफाइनाइट। अब 0 0 0 तो एक है, एक और बोल दिया, एक और बोल दिया उसने, नॉन जीरो। इसका मतलब इसके इनफाइनाइट इंटीग्रल, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। गेटिंग? एक से ज्यादा तो फिर सीधा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता। तो दैट मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना है अपने को? डेल्टा जीरो रखना। डेल्टा तो जीरो होना ही पड़ेगा, तो डेल्टा जीरो के लिए के की वैल्यू क्या आ रही है बोलो? 2 3 4 3 2 1 -1 के 1 इक्वल टू 0। जैसे ही रखा, के की वैल्यू क्या है? 0, करेक्ट, 0। तो के की वैल्यू 0 आ गई। तो अब देखो, 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। तो ये अपना सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है? तो अब यहाँ पे, अब एक, जब ये ध्यान रखना, जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्यों आते हैं, क्या रीजन होता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं? पहले तो इसको विजुअलाइज करते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब कि जो प्लेन्स है ना, इनका एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ऐसा ये। गेटिंग? एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है प्लेन्स का। तो अब ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लो ध्यान से। ये एक ही क्वेश्चन से सारे काफी इस टाइप के क्वेश्चंस अपने को सॉल्व हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, किसी भी एक वेरिएबल एक्स वाई जेड, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू कुछ अज्यूम कर लो, ए, जैसे फॉर लेट सपोज ए, या बी, कोई भी जो अपन आपका मन करे, ठीक है? बट यहाँ पे बोल रहा है इंटीग्रल सॉल्यूशंस की बात हो रही है ना, क्योंकि हैव अ सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, यहाँ इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए को एक इंटीजर लेकर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो, इससे उठाऊंगा वैल्यू। तो लेट्स सपोज आई अज्यूम x एज 2a, तो y क्या हो जाएगा? -3a हो जाएगा। देखो सोचो, हाँ, 2a -3a। तो इसके करस्पॉन्डिंग z क्या आएगा? 5a आएगा। यस, -5a, अच्छा, -5a आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग z क्या आएगा? -5a आएगा। तो ठीक है, चलो ये अच्छा है, मतलब अपने को देखो मिल गया ना। तो 2a कॉमा -3a कॉमा -5a, ये आ गया। 2a कॉमा -3a कॉमा -5a, ये जनरल सॉल्यूशन है। क्लियर है ये यहाँ तक? कोई डाउट? इसी टाइप का होगा ना सॉल्यूशन इसका। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ z।
तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड के लिए क्या, ए को -1 रख दूंगा तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 5। करेक्ट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब भी आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने का तरीका यही है कि किसी भी एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, मतलब उसको एक पैरामीटर के टर्म्स में लिख दो। जैसे यहाँ मैंने पैरामीटर ए लिया, तो अब एक्स को, वाई को, जेड को, कोई भी आपकी मर्जी है, ठीक है। उससे क्या होगा कि अपनी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी दो में। जैसे यहाँ पे देखो, ये दो में ही रिड्यूस हो गई ना बस। जैसे ही मैंने जेड एक्स वाई को कुछ लिया तो दूसरी इक्वेशन आ गई। एक और इसको अगर जनरलाइज करके मैं बताऊं तो ऐसा कुछ है, जैसे लेट्स सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर दूंगा। जैसे यहाँ पे z को मैंने लिख दिया कि भाई z की वैल्यू आज से m, तो x और y भी m के टर्म्स में निकालूंगा। तो यहाँ पे ये भी, अब तीसरी क्वेश्चन की खैर जरूरत नहीं है, इन दोनों के हेल्प से ही x और y निकाल लेंगे, वो भी m के टर्म्स में आएंगे, फंक्शन ऑफ m, ठीक है। तो बस फिर वो जो फंक्शन ऑफ, अगर x आया f ऑफ m, y आया g ऑफ m, तो एक बार वो वेरीफाई कर लेना कि वो थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। मोस्ट वैसे तो करेंगे, बट एक बार कंफर्म कर लेना। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और वो किस फॉर्म के होंगे, एफ ऑफ एम कॉमा जी ऑफ एम कॉमा एम, ठीक है। यहाँ पैरामीटर एम की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अपने को अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड मिलती जाएगी। और अगर मैं यहाँ एम को एलिमिनेट करने की कोशिश करूं तो वो ना, आप देखोगे कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, मतलब एक्स माइनस समथिंग बाय समथिंग इज इक्वल टू वाई माइनस, वो ऐसा सिमेट्रिकल फॉर्म। अगर आप एम को एलिमिनेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो, थर्ड इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्या, ऐसा, अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो नो सॉल्यूशन वाला केस है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता तो एक्चुअली वो नो सॉल्यूशन वाला केस है। नो सॉल्यूशन इसका हो सकता है क्या, नो, नहीं, नो सॉल्यूशन तो इसका हो ही नहीं सकता। तो थर्ड इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई हुआ तो उसका क्या मतलब बना, नो सॉल्यूशन तो क्या हो ही नहीं सकता, होमोजीनस है। तो क्या मतलब बना, तो 0 0 0 इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस, ठीक है। डन।
ओके, एक क्वेश्चन लिखो। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए 1 1 0 0 0 1 0 1 0। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। लेट ए satisfy a raised to n is equal to a raised to n minus 2 plus a square minus I for all n greater than equal to 3। ठीक है, for all n greater than equal to 3। Further, consider a matrix U 3 cross 3 with its columns as with its columns as u1 u2 u3। मतलब u1 u2 u3 ये तीन अलग कॉलम मैट्रिसेस है। ठीक है, जैसे u1 है, लेट्स सपोज a1 b1 a1 a2 a3, u2 है b1 b2 b3, एंड ऐसे u3 है c1 c2 c3। ठीक है, और u क्या है, इन तीनों कॉलम्स को मिला करके जो बनेगा a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड सो ऑन c1 c2 c3, वो u है। ठीक, with its columns as u1 u2 u3 such that a raised to 50 into u1 is equal to 1 25 25, a raised to 50 into u2 is equal to 0 1 0, a raised to 50 into u3 is equal to 0 0 1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड trace of a raised to 50। ट्रेस क्या, ए ही निकालो, फाइंड ए रेस टू 50, फाइंड ए रेस टू 50।
करेक्ट सर्वेश, सही है आंसर। 20, अच्छा यहाँ भी 25 लिखा है क्या? नहीं 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 नहीं, इधर 25 नहीं होगा। जो दो डायगोनल एंट्रीज हैं, नहीं ये डायगोनल एंट्रीज गलत है सर्वेश, तीनों ही, बाकी तो ठीक है। इधर डायगोनल एंट्रीज सही नहीं है सर्वेश। अरे इजी क्वेश्चन है ना यार, ये तो क्या कर रहे हो? a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n माइनस टू प्लस a स्क्वायर माइनस आई, गिवन है ना। अब क्या करें? कुछ नहीं ना, इसमें बस वो मेथड ऑफ डिफरेंस लगाओ, देखो a स्क्वायर माइनस आई। हाँ, तो यहाँ n को रखो, देखो 50 रखते हैं, तो a रेज टू 50 माइनस a रेज टू 48, दैट विल बी a स्क्वायर माइनस आई। फिर n को 48 रखता हूँ मैं, a रेज टू 48 माइनस a रेज टू 46, a स्क्वायर माइनस आई। फिर n को 46 रखता हूँ, तो a रेज टू 46 माइनस a रेज टू 44, a स्क्वायर माइनस आई, एंड सो ऑन टिल a रेज टू 4 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस आई। और जैसे ही इन सबको मैं ऐड करूंगा, देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, a रेज टू 50 माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 24 a स्क्वायर माइनस 24 आई, करेक्ट। और I can say that a raised to 50 is equal to 25 a square minus 24 I। a स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से निकालो। a स्क्वायर क्या आ रहा है? a स्क्वायर क्या, 110 001 010, ये a है। 110 001 010, तो a स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है बताओ? वन क्या आ रहा है? 1 0 1 0 0 0 1, ये आ रहा है। ठीक है, तो बस अब 25 ए स्क्वायर माइनस 24 आई क्या आएगा सोचो। ये तो सब 25 से मल्टीप्लाइड, माइनस 24 आई भी करना है, तो ये 1 0 0, ये 25, ये 25, ये भी, ये 1, ये 0, ये 0, ये 1। क्लियर है? ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट है, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of adjoint of a raised to 50। 5 adjoint है।
जी आया क्या? 1 कैसे? वैसे ही किसके इक्वल होगा? ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू 50 की क्या पावर? इसकी पावर क्या? 10? कैसे 10? पावर पावर बताओ पहले तो। 32 बेसिकली 5 - 1 की पावर 5 माइनस नहीं 3 - 1 n - 1 की पावर क्या? 5 करेक्ट. So this will be determinant of a raised to 50 की पावर 32. अब determinant of a raised to 50 है ही 1. पावर चाहे वैसे तो कुछ भी यहाँ पे कितनी एडजॉइंट लगा देते 1 ही आता. ठीक है. ठीक है. थर्ड पार्ट इसका फाइंड u into a raised to 50 into a inverse. Sorry, u inverse. देखो u क्या दिया है. U 3 × 3 मैट्रिक्स है जिसके कॉलम्स U1 U2 U3 हैं और U1 U2 U3 क्या है ये? हाँ जी आया क्या आंसर?
सही है, करेक्ट। सर्वेश सही है, करेक्ट, गुड। ये ईशान क्या है ये? आई मतलब क्या? यू का वैल्यू? ये पूरा? अच्छा, इसका फाइनल आंसर आई ही आ रहा है? नहीं, आई तो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, a raised to 50 into u1, a raised to 50 into u1 is equal to 125 25, राइट? 125 25। तो अब a raised to 50, अब u1 की वैल्यू वी डोंट नो, बट ये तो गिवन है अपने को कि वो एक कॉलम मैट्रिक्स है, u1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये गिवन है। और a raised to 50 क्या है? अभी हमने निकाला, क्या आया a raised to 50? a raised to 50 आया 1 25 25 0 1 0 0 0 1 इंटू u1 मैट्रिक्स। u1 अब मैट्रिक्स पता नहीं अपने को, मैं x1 y1 z1 ले लेता हूँ। 125 25 कॉलम मैट्रिक्स है, ये तो पता है ना। तो अब बस इसमें क्या आएगा देखो, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा? दिस इनटू दिस, दैट इज x1, देन दिस इनटू दिस, दैट इज 25 x1 plus y1, देन this into this, that is 25 x1 plus z1, दिस इज इक्वल टू 125 25। देखो, अगर मैं इनको कंपेयर करूं, मेरे को x1 1 मिला। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो देखो x1 तो 1 है तो y1 0 आ गया। इसको कंपेयर करूं, x1 1 है तो z1 0 आ गया। तो अपने पास u1 आ गया क्या? 100 100। u1 आ गया 100। सिमिलरली सिमिलरली a रेस टू 50 इंटू u2 क्या दिया हुआ है? a रेस टू 50 इंटू u2 दिया हुआ है 0 1 0। a रेस टू 50 इंटू u2 क्या आएगा? यहीं से कंपेयर करके लिख देता हूँ ना डायरेक्ट, x2 25 x2 प्लस y2, मैंने u2 को अज्यूम कर लिया x2 y2 z2, देन 25 x2 प्लस z2, दिस इज 0 1 0। तो यहाँ से x2 अपना 0 आ गया, यहाँ से y2 1 आ गया, एंड z2 फिर 0 आ गया, राइट? तो u2 आ गया अपने पास क्या? 0 1 0 0 1 0, ठीक है। एंड ऐसे ही सिमिलरली विल बी एबल टू फाइंड u3। u3 डायरेक्ट लिखता हूं मैं, u3 आएगा 0 0 1। तो u आ गया क्या? 1 0 0, मतलब u1, देन u2 0 1 0, देन u3 0 0 1। ये तो i के ही इक्वल आ रहा है। तो u इंटू, ये क्या निकालने को बोल रहा है? u इंटू ए रेस टू 50 इंटू यू इनवर्स। तो ए रेस टू 50 ही आएगा ना, ए रेस टू 50 ही आएगा, राइट? गेटिंग? डन।
ओके, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर. बस अब इसमें बाकी अब क्वेश्चन सब प्रैक्टिस कर लेना, डिस्कस करेंगे फिर. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. इसको कंटिन्यू, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम पीएनसी. वो इंटरेस्टिंग है. ये थोड़ा सा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट थोड़ा सा मतलब यूजुअली बच्चों को ऐसा बोरिंग टाइप लगता है, बट पीएनसी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा. उसमें काफी अपने को सोचना पड़ेगा. हाँ, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट ओवर is over. You can solve all the exercises. How many lectures will PNC take? PNC में थोड़ा टाइम तो लगेगा यार, चैप्टर बड़ा है. PNC में तो टाइम लगेगा, एंड दैट विल डिपेंड ऑन योर ग्रास्पिंग पावर. आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो क्लास में, कितने जल्दी आंसर बता रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वी विल स्पीड अप. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में. नेक्स्ट क्लास में खैर ये देख लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, विल डिस्कस. और PNC and probability last two chapter for this track. Yes. PNC अगर नहीं समझ आया तो probability बिल्कुल नहीं होगा. तो अच्छे से PNC समझना. और हाँ भाई, PNC लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि PNC का एक भी लेक्चर मिस नहीं करना. ये एक भी लेक्चर अगर मिस हुआ तो आगे प्रॉब्लम हो जाएगी. आगे के जो कंसेप्ट होंगे वो समझ नहीं आएंगे. तो PNC चैप्टर मतलब बाकी जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हो ना 11th 12th में, सब PNC एक अलग ही चैप्टर है. इस बहुत ही अलग चैप्टर है. ऐसा चैप्टर मतलब इसका लिंकेज किसी से नहीं है. बायनोमियल के थोड़े बहुत छोटे मोटे कंसेप्ट यूज होंगे, बाकी तो इसका लिंक किसी से नहीं है. और इसका जो पढ़ने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है, वो एकदम ही अलग है. तो उसका एक भी लेक्चर मिस नहीं करना. एंड हाँ, बच्चे क्या करते हैं कि पीएनसी जैसे कोई भी चैप्टर है, कई बार क्या होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो एक पैरेलली बुक से भी पढ़ रहे हैं. पीएनसी में ये मत करना. वॉर्न कर रहा हूं मैं, वार्निंग दे रहा हूं मैं. ये अगर तुमने ऐसा कर लिया, पीएनसी तुम्हारा गोल है, खराब हो जाएगा. कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी, या फिर किसी साथ में किसी बुक से पढ़ रहे हो या साथ में किसी और से भी पढ़ रहे हो, पीएनसी में ये मत करना. रीजन क्या है उसका, कि जो मेरा बताने का तरीका होगा वो, और बुक में, या फिर आप मान लो लेट्स सपोज किसी और से पढ़ रहे हो तो, या यूट्यूब से वीडियो देख लिया. किसी और से पढ़ने का मतलब कि यूट्यूब से वीडियो देख लिया, कुछ ऐसा कर लिया, तो उसमें क्या कंफ्यूज हो जाओगे. सबका बताने का इसमें जो वे है वो अलग होता है. तो वो उससे क्या होता है, बच्चे अगर कोई पैरेलली किसी बुक से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से कोई वीडियो देख लेते हैं, तो वो कंफ्यूजन हो जाए, समझ नहीं आएगा कि ऐसा करेंगे ऐसा करें, तो चैप्टर खराब. बस मेरी लेक्चर ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाएंगे इसमें हम. आपको और कुछ कोई बुक रेफर करने की, कहीं कुछ देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा. बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा लंबा खींचेगा ये चैप्टर जरूर, बट एट द एंड आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे हो बहुत ही आराम से हो जाएंगे. ठीक है. तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है पीएनसी में, क्योंकि पीएनसी तो एक ऐसा चैप्टर है, मैंने देखा है, मैंने खुद देखा है, मतलब कि ऐसे अच्छे स्टूडेंट्स जो काफी अच्छे मार्क्स ले आए जेई में, बट पीएनसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है. बहुत बार हुआ है. और अगर गलती से पीएनसी के कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, और गलती से भी ये साल वो वाला साल हो गया जब पीएनसी में 6 क्वेश्चंस आ गए, तो पूरा मैथ्स का भाई नंबर इतना कम हो जाएगा ना. क्योंकि पीएनसी का है मतलब एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से अकेले 6 6 7 7 क्वेश्चंस भी आए हुए हैं पहले. सिर्फ एक चैप्टर से इतने क्वेश्चंस, कितनी वेटेज हो गई सोचो. तो ध्यान से सुनना है ये, ठीक है. ओके, बस एक ही चीज ध्यान रखना कि एक भी क्लास, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है. और ये नोट्स हाँ मैं पीडीएफ भेजता हूँ. ओके देन, बाय, हैव अ गुड डे. सर बाय बाय.